गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम अधिगम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। अधिगम के कुल कितने नियम हैं और यह क्लास उन सभी भावी शिक्षक के लिए है जो टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम देते हैं। ठीक, आज के इस वीडियो में हम अधिगम से संबंधित अधिगम के नियम से संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अधिगम के नियम। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है यहाँ पर कि अधिगम के कुल कितने नियम है। तो अधिगम के कुल कितने नियम है? कुल 8 नियम है। ठीक, 3 मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं और 5 गौण नियम होते हैं। 3 + 5 यह मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं और गौण रूप से 5 नियम होते हैं। कुल मिला के 8 नियम अधिगम के होते हैं। कौन दिया है अधिगम के नियम? अधिगम के नियम देने वाला है थॉर्नडाइक, जो एक अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अब बात करते हैं अधिगम के मुख्य नियम, जो कि अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से थे। 3 मुख्य नियम कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम। अधिगम के नियम में सबसे पहले तत्परता का नियम आता है, जिसे हम मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे जब तक मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं कि मैं सीखूंगा। आज आप शिक्षक हो, चाहे जितने अच्छे से पढ़ा रहे हो, चाहे जितने इस वीडियो को ही मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मानसिक रूप से जब तक तत्पर नहीं होंगे कि आज मुझे अधिगम के नियम को सीखना है, नियम क्या है इसके बारे में जानना है, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। अच्छा है कि दोस्तों सबसे पहले कि आप अपने मेंटल को पॉजिटिव रखिए कि आज हमको अधिगम के नियम को समझना है। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तत्परता का नियम। तत्परता तब का मतलब होता है कि तत्पर होना किसी चीज़ को सीखने के लिए। जब तक आप तत्पर नहीं होंगे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। सामने वाला चाहे जितना अच्छा से प्रेजेंट करे, चाहे जितना अच्छा से आपको बताए। ठीक है, अब यहाँ पर यह है, अब इसमें देखिए लिखा क्या है कि किसी कार्य को करने के लिए यदि शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो तभी उस कार्य को सीख सकते हैं। और इसे वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है। वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है। सबसे पहला है तत्परता का नियम। आप तत्पर होना चाहिए, आपको सीखने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। जब तक आप तत्पर नहीं होंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। और चाहे शिक्षक चाहे जितना प्रयास कर ले, आपको कोई नहीं सिखा सकता है जब तक कि आप नहीं तैयार होंगे। ठीक, अब यहीं आगे जैसे यहाँ पर लिखा है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। जब वो घोड़ा पानी पीना ही नहीं चाहेगा, तत्पर ही नहीं होगा कि मुझे पानी पीना है, आप नदी के किनारे उसको ज़बरदस्ती आप ले जा सकते हैं लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, तत्परता के नियम से संबंधित है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि घोड़े को या तो फिर किसी भी जीव को लेकर के हैं कि घोड़े को वहाँ पर तालाब के किनारे हम ले जा सकते हैं, ज़बरदस्ती खींच के रस्सी में बांध कर ले जा सकते हैं, लेकिन वो पानी पिए या ना पिए। अगर वो चाह रहा है पानी पीने के लिए तो पी लेगा, अगर नहीं चाह रहा है तो आप पिला नहीं सकते हैं। अगर वह पानी की इच्छा उसको होगी, हम मुझे प्राप्त चाहिए, पानी पीने की आवश्यकता है, तो आपको रस्सी में बांधे रहा तब भी छुड़ा करके भागेगा पानी नदी की ओर, क्योंकि उनको इच्छा है, आपको पढ़ने की इच्छा है। तो चाहे जितना बाधा आए, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको सीखने की इच्छा जरूर रखेंगे तो सीख लेंगे उस चीज़ को। ठीक, अब पहला है तत्परता का नियम, ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे अभ्यास का नियम। ठीक, अभ्यास का नियम क्या है? ये हो गया यही, यहाँ इस नियम आगे है कि इस, चलिए अभ्यास का नियम में क्या होगा। अभ्यास के नियम में होता है कि आप जब तत्पर हो गए किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो उसके बाद जो भी टीचर बताए हैं, अध्यापक ने जो भी बताया, उसको घर पर या कॉलेज में, स्कूल में आपको अपने से अभ्यास करना चाहिए, उसमें दक्ष कार्य लाना चाहिए, आपने अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। ठीक,
तो यही है अभ्यास का नियम कि आपको खुद अभ्यास करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में टीचर बहुत अच्छा बता दिए हैं, मैं तत्पर भी हो गया और उसके बाद मैं अभ्यास नहीं किया तो वो धीरे धीरे डीके हो जाएगा, भूल जाएगा, डिले हो जाएगा। ठीक, तो इस नियम के आधार पर हमने कहा कि अभ्यास का नियम ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद करना है, आप खुद करेंगे अभ्यास धीरे धीरे। है क्या लिखा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो जाए, बहुत पुराना कोटेशन है, जिसके मतलब कि जो चाहे जितना कठिन से कठिन कार्य हो, हम उसको अभ्यास के थ्रू हम उसमें अपना पारंगत ला सकते हैं, दोहरा सकते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो सकता है, और उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध जितना मजबूत होगा उतना हमारा अधिगम अच्छा माना जाएगा। उद्दीपन स्टिमुलस और अनुक्रिया आर के बीच में जो बांड होता है वो जितना अच्छा से बांड होगा उतना ही हमारा अधिगम उतना ज़्यादा अस्थायी होगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या है कि अगर आप तत्पर भी हो गए हैं, आपने प्रैक्टिस भी किया, अगर आपका प्रभाव, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, दुख रहेंगे, दुख से ही पीड़ित रहेंगे। अगर आपका प्रभाव अच्छा है, आपने अपने बीटीसी में या यूपी टेट में या सी टेट में कोई भी अगर 70%, 80%, 78% आ रहे हैं तो आप चलो ठीक है, बढ़िया है। अगर आप यही बात करते हैं कि बीटीसी में 95% आपका टारगेट बनाया गया है, उस हिसाब से आपने पढ़ाई किया है, आपका 95% आपने अचीव किया, आप खुश होंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, तब आप आगे और कार्य अच्छा से करेंगे और उसको पारंगत करते जाएंगे। लेकिन वहीं आप 95% का प्रैक्टिस करने के बाद आपको मिलेगा 70%, तो आप उससे दुखी हो जाएंगे, आपको कार्य करने का अच्छा काम रिजल्ट नहीं आया, प्रभाव अच्छा नहीं आया, आप इसमें दुख का अनुभव करेंगे। या फिर कोई भी टीचिंग है, आप सीटेट की ही बात करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार देने के बाद अगर वो नहीं निकलता है तो आप उसमें क्या है, उसमें दुखी हो जाएंगे, आप उस काम को करना छोड़ देंगे। स्टिमुलस रिस्पांस जो की है आप जब छोड़ देंगे तो ये बंधन कमज़ोर पड़ जाएगा और इसमें दीवार बन जाएगा, आप धीरे धीरे हट जाएंगे इस सेक्टर से। ठीक, ये हमारा प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, 3 नियम है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिगम के कुल कितने नियम हैं, तो आपने बताएंगे 8 नियम है अधिगम के। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि मुख्य नियम कितने हैं तो आप बताएंगे 3, और गौड़ नियम कितने हैं तो 5, कुल कितने नियम है 8। किसने दिया है, थांडाइक ने दिया है। ठीक, इतना हो गया। अब इतना ही नहीं, आपको एक सीरियल लगाने के आता है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इसको सीरियल में रखिए, क्रम में रखिए। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इसको आपको मायने में रखना होगा। ये क्वेश्चन आता है सीरियल में रखने के लिए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हाँ, एक क्रम में आपको याद होना चाहिए। क्रम में याद होने का क्या साफ है, पहले तत्पर होइए, तत्पर होने के बाद आप खुद सीखने के लिए तत्पर हो गए हैं, आप उसको सीख गए हैं तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिजल्ट आएगा, जो होगा देखा जाएगा, प्रभाव जो होगा देखा जाएगा। तो यही है, एक सीरियल में याद होना चाहिए। अब गौड़ नियम यानी सीखने के सेकेंडरी नियम, गौड़ नियम कौन कौन से हैं सीखने के सेकेंडरी नियम में? गौड़ नियम में सबसे पहले है बहु प्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पांस। अब इसमें क्या होता है, ये सारे जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी क्रिया होगी, जो उस बच्चे जो सीखते हैं बार बार जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, अनुक्रिया करते रहते हैं, उसमें बहुत सारे अनुक्रिया करेंगे और वही अनुक्रिया उनको याद होगा जो जिसमें वह सफलता प्राप्त होगा। जैसे आपने एग्जाम में मैथ का सवाल आया, अब उसको आपने हल किया, आपको नहीं आ रहा था, आप 2 बार प्रयास किए, 3 बार प्रयास किए, 4 बार प्रयास किए, आपको नहीं आया आंसर, लेकिन लास्ट वाला जो चौथे बार प्रयास किए हैं उसमें आंसर आ गया है। तो जो चौथा प्रैक्टिस है आपका, जो चौथा प्रैक्टिस है वो माइंड में रहेगा और उसी से आप सीखेंगे। जो पुराना प्रैक्टिस है उसे आप भूल जाएंगे। अब यहाँ पर यही है बहु अनुक्रिया के बार बार अनुक्रिया करते हैं, बहु अनुक्रिया को इसमें है करते सीख जाते हैं, बहुत सारे अनुक्रिया करते हैं बच्चे सीखते हैं। जैसे बिल्ली
का पिंजरे से निकलना। अब वो जो थार्नडाइक ने भी आगे हम सिद्धांत इसको पढ़ेंगे, तो है जो वहाँ पर बिल्ली बंद रहती है, इसमें से बाहर निकलना होता है बिल्ली को, तो यहाँ से दरवाज़ा खोलना होता है, इधर उधर घूमेगी, लेकिन जब तक ये इसका लीवर नहीं खोलेगी दरवाज़ा खोलेगा नहीं, और तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इसे इस बिल्ली इस अंदर बहुत सारे अनुक्रिया किया है, लेकिन वो निकल गई है तो उस अनुक्रिया को सीख जाती है। अर्थात बच्चे जो होते हैं बहुत बार प्रयास करते रहते हैं, बहुत से सारे अनुक्रियाएँ करते रहे, बहुत सारे अनुक्रिया करते 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 वो सीख जाते हैं। वो कैसे सीखे? वो लास्ट में जो अनुक्रिया उनका सफल होगा उसी से सीखते हैं। ठीक, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आंशिक क्रिया के नियम। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, बहु अनुक्रिया के नियम को आधार बनाया गया है थार्नडाइक के नियम के आधार। ठीक, अब बहु अनुक्रिया के नियम को आधार बनाया गया है थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से। ठीक, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत हम भी पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है कि आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है? छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है? जब कोई विषय वस्तु बहुत बड़ा होता है तो इसमें बड़ा छोटे बच्चों को थोड़े थोड़े पार्ट में खंड कर करके इसको दिया जाता है। पहले एक खंड करो, फिर दूसरे खंड करो, फिर तीसरे खंड करो, फिर लास्ट में जब सारे खंड कर लिया जाता है फिर उसके बाद होल पार्ट दे दिया जाता है, तब वो सीख जाता है। ठीक, आंशिक क्रिया का नियम पर आधारित होता है, यानी अंश से पूर्ण की ओर होना। अंश छोटे छोटे पार्ट को दिया जाए, पहले जोड़ सिखाया जाए, फिर घटाना सिखाया जाए, फिर गुणा सिखाया जाए, फिर भाग सिखाया जाए। यही तो हम लोग सीखते आए हैं बचपन से, तो अंश से पूर्ण की ओर ही सीखते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम एटीट्यूड। अब इसमें क्या है? आपकी सोच कैसी है? आपकी सोच है कि हम सीख लेंगे, कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में लीजिए, आज सकारात्मक दृष्टि रखिए, तो आपके मन अंदर से एक पावर आएगी कि आप इस चीज़ को सीखने की इच्छा रख रहे हैं तो ज़रूर सीखेंगे। एक तरीके से ये होता है कि आपकी सोच जैसी होती है वैसी चीज़ आप जल्दी सीख जाते हैं। ठीक, और आत्मसातीकरण, मनोवृत्ति हो गया है। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण जो है यहाँ एसिमिलेशन किससे संबंधित है? तो पियाजे से संबंधित है, इतना याद रखना। पूर्ण ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखते हैं। आत्मसातीकरण जो वो बच्चा ऑलरेडी, जब हम प्रस्तावना कौशल क्लास में करते हैं तो पहले बच्चे को पूर्व ज्ञान कितना सीखा हुआ है उससे हम इसको ध्यान देते हुए कुछ प्रस्तावना कौशल करते हैं। उसके बाद जब वो निरुत्तर हो जाता है तब हम अपने अध्याय को स्टार्ट करते हैं। यानी आत्मसातीकरण का मतलब होता है प्रस्तावना कौशल को विकसित करना होता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित करके सीखते हैं। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि जो उनके ज्ञान में था ऑलरेडी, जो उनके ज्ञान में था उसमें कुछ और ज्ञान जोड़ते चलो। वो जो उनके ज्ञान पहले था उसी को आधार बना करके नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, यही आत्मसातीकरण होता है। ठीक, और पांचवा क्या है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये है एसोसिएशन क्या होता है? ये पावलाव का जो सिद्धांत था इस सिद्धांत से संबंधित है। इसको ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आत्मसातीकरण किससे संबंधित है? पियाजे से। आत्मसातीकरण से किससे से? पियाजे से। जो प्रस्तावना कौशल किया जाता है वह किस नियम, अधिगम के किस नियम से संबंधित है? तो आत्मसातीकरण से संबंधित है। ठीक, अब आगे साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है? एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब होता है संबंध स्थापित करना, अनुकूलित कर लेना। ठीक, अनुकूलित करने की प्रक्रिया पावलाव ने बताया है। तो यहाँ पर देखिए किसी संबंध, इसमें है संबंध परिवर्तन का नियम भी इसी को कहते हैं। किसी एक परिस्थिति में किया गया व्यवहार उसी समान किसी दूसरी परिस्थिति में दोहराना। ठीक, एक परिस्थिति में किया गया व्यवहार उसी समान किसी दूसरी परिस्थिति में भी दोहराना, ये भी संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में आप बताएं, आपका मोबाइल यहाँ पर एक है तो इसका पैटर्न आप बनाते हैं ऐसे, मैंने बनाया या किसी ने बनाया अपने मोबाइल का पैटर्न इस तरीके से जेड है। तो अगर ये पर्सन जिसने जेड बनाया है
अगर वो अन्य पर्सन अपने साथी का मोबाइल लेगा तो सबसे पहले संबंध स्थापित होगा। जब वो लॉक खोलेगा तो वो उसको पता नहीं है कि इस मोबाइल का क्या पैटर्न है, लेकिन फिर भी वह अपने तरह जेड को ही पैटर्न को खोलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वह आत्मसाती वो हो गया है, क्या हो गया है, साहचर्य हो गया है, उसके अंदर वो समाहित है, उसी तरह से वह अनुकूलित हो गया है। ठीक, आगे देखिए, इसी अनुकूलन अनुक्रिया के नियम भी, इसे अनुकूलन प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। जैसे बेटे से दूर जाने पर अपनी उसकी माँ उसके फ़ोटो से ही बात कर लेती है। ये भी होते हैं कि उसको दूर जाना है, दूर चला गया है बच्चा, तो भी उसके फ़ोटो से ही देख कर के अपने मन को बहला लेती है, उसको वही चीज़ वही भावना उसमें समाहित हो जाती है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा इसको कि वह चीज़ जो रियल में वहाँ पर था उसके बेटे के लिए, वहाँ पर अब उसको मिल नहीं पाता, उसको फ़ोटो से ही उसको प्यार कर लेगी वह, तो उसके जो एक भावना मातृत्व की भावना ढीली पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, प्रेम उसका उघड़ सकता है, अच्छा सा महसूस हो सकता है, उसके बेटे की दूर जाने की अनुभूति नहीं। सिद्धांत वगैरह बहुत सारे लोगों ने अधिगम के सिद्धांत को बताए हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करके सीखते हैं। तो अभी हम लोगों ने अधिगम के नियम पढ़ा। अधिगम के नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक, अधिगम के कुल कितने नियम है? 8 नियम है। अब स्टार्ट करते हैं अधिगम के सिद्धांत से। अधिगम का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अधिगम का सिद्धांत के बारे में बात किया है तो थॉर्नडाइक ने ही किया है। याद रखना एक चीज़ कि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले किया है, फिर उसके बाद पावलोव ने किया है, फिर उसके बाद स्किनर ने किया है। थॉर्नडाइक ने 1898 थॉर्नडाइक ने 1898 में स्टार्ट किया था और पावलोव ने 1904 में के लगभग स्टार्ट किया था। स्किनर ने 1938 के नियर अबाउट अपना अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत जो कि दिए थे थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ से क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। अब इस सिद्धांत को कई सारे अन्य नाम से जानते हैं। इसको अपने माइंड में याद रखना। कौन कौन सा सिद्धांत है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये से सबसे महत्वपूर्ण है नाम, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसको अपने माइंड में रखे रहना। अब ये हो गया है। अब उसके बाद आता है अन्य नाम से जाने जाते हैं संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत है। एक चीज़ है थोड़ा, आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? वह थॉर्नडाइक ने दिया है। आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत आवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। और एक होता है बंध का सिद्धांत। बंध का सिद्धांत कौन? जो बंध, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में जितना अधिक मजबूती आएगी अधिगम उतना ज़्यादा होगा, इसलिए इसको बंध का सिद्धांत दिया गया है। अब आगे क्या है? हर्ष एवं दुख का सिद्धांत है। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे या कोई भी जीव जब सीखता है तो उसे सीखी गई बातों से वह खुशी उसको प्राप्त होता है अगर सीख लेता है। तो अगर वह उस चीज़ को नहीं सीख पाता है तो दुख की अनुभूति करता है। इसलिए हर्ष एवं दुख का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, परिश्रम करेगा, बार बार परिश्रम करता रहता है, अचानक उसको मिल जाता है, सफलता मिल जाती है तो उसको बहुत धैर्य मिलता है। इसे परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यस आर सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। यस आर सिद्धांत क्यों कहा जाता है, ये हम चर्चा कर रहे हैं कि यस आर सिद्धांत क्यों कहा जाता है। अभी देखेंगे तो यहाँ पर बात है कि यस, यहाँ पर यस है। यस क्या है? एक मांस का टुकड़ा है, मछली का टुकड़ा। याद रखना, मछली के टुकड़े पर ही मछली स्टिमुलस के रूप में प्राप्त किया था, अपने प्रयोग में किया था मछली। ठीक, मांस का टुकड़ा की बात मतलब नहीं है, वहाँ मछली के टुकड़े हैं, मांस भी है उसमें, लेकिन इंडिविजुअल की बात में मछली ही आएगी। ठीक, तो स्टिमुलस के रूप में थॉर्नडाइक ने किसको यूज किया? मछली के मांस के टुकड़े को। तो है तो सही है, लेकिन अगर उसमें मछली का टुकड़ा है, मछली है, तो मछली सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक,
अब इसके बाद आता है कि किस पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को में, किस पर प्रयोग किया, किस जानवर पर, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये हुआ। अब जो है यह मछली क्या है, यह यश है। यश का मतलब क्या हो रहा है, स्टिमुलस है। और इस स्टिमुलस को देख करके, इस उद्दीपक को देख करके बिल्ली कोई ना कोई अनुक्रिया करेगी, इतना याद रखना। अब आगे स्टार्ट करते, इस सिद्धांत को समझते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहा थॉर्नडाइक ने, इस सिद्धांत को क्या कहना चाह रहे हैं इस सिद्धांत के प्रति। उन्होंने कहा कि अपने प्रयोग में उन्होंने एक भूखी बिल्ली को प्रयोग किया। भूखी बिल्ली को उन्होंने एक अपने पिंजड़े में, एक बॉक्स में, जो है एक बॉक्स, इसमें पैक कर दिया। जो बॉक्स आपको देख रहे हैं इसमें पैक कर दिया। अब इसके बाद भूखी बिल्ली है, इसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। अगर इसके सामने अगर इसका फेवरेट भोजन आ जा रहा है, सबसे पसंदीदा खाना मिल जा रहा है, तो उसके प्रति वह और ज़्यादा अनुक्रिया करेगी। तो इसका फेवरेट भोजन हम मान लेते हैं यहाँ पर मांस है, मछली का टुकड़ा है, उसके सामने रख दिया गया। अब इस खिड़की में से मछली के टुकड़े को देखेगी तो ये और ज़्यादा अनुक्रिया करेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी पहले से भूखी है और उसका फेवरेट खाना मिल गया है। तो इस मछली के टुकड़े को, इस मछली मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बिल्ली इस पिंजड़े में, इस जो पिंजड़ा है, इधर उधर घूमेगी, पंजे से मारेगी, दीवार पर मारेगी, चाहे जितनी अनुक्रिया करना होगा सारी अनुक्रिया करेगी। लेकिन अचानक या किसी दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश इस जो लीवर है यहाँ पर, चटकनी जिसको लिखा है, इस पर इसका पैर पड़ेगा। जब इसका पैर इस पर पड़ेगा तो ये नीचे दबेगी और ये दरवाज़ा ऊपर उठ जाएगा, खुल जाएगी। अब उसके बाद ये बिल्ली जा कर के बाहर निकल जाएगी और उसके बाद इस मांस के टुकड़े को खा लेगी, मछली के टुकड़े को खा लेगी। यही इसका मेन सिद्धांत है। इतना इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसे ESR का सिद्धांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें कौन सी अनुक्रिया आई है, पहले यह क्रिया किया है, रिस्पांस किया है कि स्टिमुलस को देखा है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले इसने मछली को देखा है और उसके बाद अनुक्रिया करना चालू की है। इसीलिए इसको ESR सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यस क्यों? क्योंकि स्टिमुलस को पहले देखी है, उसके बाद अनुक्रिया किया है, इसलिए यह ESR सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इतना हो गया। कोई प्रॉब्लम है? यही क्रिया बार बार दोहराया जाता है। पहली बार में इसको, इस बिल्ली को बाहर आने में कई सारे प्रयास करने पड़े हैं। इधर पूरे पिंजड़े में, पूरे बॉक्स में घूमती है और बहुत प्रयास के बाद ही वो बाहर निकलती है। उसमें भी कुछ सीखा नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि व्यक्ति वही चीज़ सीखता है जिसमें उसको सफलता मिलता है, जिसको उसमें हर्ष मिलता है, जिससे उसको उल्लास मिलता है। अब वो भूखी थी तो जब इस चटकनी को, इस लीवर को पैर पड़ा तो दरवाज़ा खुल गया। तो अब उस चीज़ को उसके माइंड में है, संवाद स्थापित कर लिया है। बार बार गलती करती है लेकिन उसे सफलता मिलता है। इस पर पैर उसका पड़ेगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, जा कर के स्टिमुलस को खा जाएगी, अपने मछली को खा जाएगी। यह अनुक्रिया थॉर्नडाइक ने अन्य सारे क्रियाओं के द्वारा बार बार कराएगा। अब बिल्ली बार बार उसमें पैक कर रही है, अंदर पिंजरे में जा रहे हैं और थॉर्नडाइक हम मछली का टुकड़ा डाल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो जब पहली बार में मान लीजिए 50 बार इधर उधर घूमा, फिर दूसरी बार में जब पैक किया तो वो 30 बार में ही इधर उधर करने के बाद बाहर निकल जाती है। एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब मछली का टुकड़ा यहाँ रखा जाता है और वो इधर उधर प्रयास नहीं करती है, बल्कि डायरेक्ट इस लीवर पर पंजा मारती है और तुरंत बाहर निकल जाती है। जैसे हम लोग दरवाजे को खोल लेते हैं, तुरंत जानते हैं कि यहाँ से खोलेंगे तुरंत खुल जाएगा। तो इस तरह से बिल्ली भी जान जाती है कि अच्छा यहाँ पर जो है इस चटकनी को, इस लीवर को दबाने से दरवाज़ा खुल जाता है। अब उसके बाद वो सीख गई है दरवाज़ा कैसे खोला जाता है। ठीक, बहुत सारे प्रयास के बाद वो सीखी है, इसलिए इसे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया? और लास्ट में क्या होता है, जैसे बंद करो दरवाज़ा खोल के लीवर पर दबा के पैर और बाहर निकल के मांस के टुकड़े को खा जाती है।
ठीक यही इसका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत यहाँ से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद आता है अर्थ में क्या है। अर्थ में देखिए क्या है इसमें कि यहाँ एक है, यहाँ पर इसको माइंड में रखना, हम अपनी गलती और अनुभव से सीखते हैं, किसने कहा है। भाई गलती और अनुभव, जो बिल्ली था अपनी गलती से सीख रहा था, बार बार इधर उधर पंजा मार रहा था तो नहीं खुल रहा था इधर उधर। जब अचानक उसका एक पैर लीवर पर पड़ा है, चटकनी पर पड़ा है, तो दरवाज़ा खुल गया है। हमने आपको पहले बताया कि वह हम जिसमें हम सफलता प्राप्त होगी, जिस कार्य में हमको सफलता प्राप्त होती है वो हम अच्छे से सीख जाते हैं, और वो गलती बार बार करती है और उसमें अनुभव मिल जाता है कि हाँ यहाँ से नहीं, यहाँ से चटकनी को दबाएंगे तुरंत हमको प्राप्त हो जाएगा, तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो वो गलती बार बार करती है और उसको नहीं सीखती है, जिसमें वह दरवाज़ा खुल रहा है उससे सीखती है, जिससे वह अनुभव प्राप्त कर ले रहा है कि अच्छा 10 बार मैंने इधर उधर किया नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मेरा अनुभव है कि पिछली बार मैं इस पर पैर डाला था, पैर रखा था तो दरवाज़ा खुल गया। तो यहाँ पर हम गलती और अनुभव से सीखते हैं, किसका कथन है, ये माइंड में रखे रहिएगा कि ये थार्नडाइक का है। ठीक, अब उसके बाद है संबंध। थार्नडाइक का क्या है, उसके बाद थार्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करना मतलब कि वो मस्तिष्क में जो बार बार उन्होंने गलती किया है, जो बार बार उन्होंने गलती किया है, जो पिछड़ा था उसमें बार बार जो गलती करता था उसका संबंध उसके मस्तिष्क में क्रिया करता है। अगर वो दरवाज़ा खुल जाता है तो उसके मस्तिष्क में संबंध स्थापित हो जाता है कि दरवाज़ा कैसे खुलेगा, इस चटकने को दबाने से ही दरवाज़ा खुलेगा, तो उसका संबंध स्थापित हो जाता है। इसके संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया, ये तो आपको माइंड में आ गया होगा। भूखी बिल्ली पिंजरे के बाहर उद्दीपन, जो मछली का टुकड़ा है, मांस का टुकड़ा है, उद्दीपक के रूप में मछली के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती है, मछली के टुकड़े को पाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो भूखी है, ऑलरेडी उसका फेवरेट खाना मिल गया तो और ज़्यादा अनुक्रिया करेगी, तो त्रुटि करती रहती है। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे त्रुटियाँ करती है। पिंजरे में बंद है, इधर उधर घूमती रहती है, बाहर आना चाहती है लेकिन वो नहीं आ पाती है। लेकिन एक ऐसा संबंध स्थापित होता है, संबंध स्थापित हो जाता है कि पिंजरे को कैसे खोला जाता है वो बिल्ली जान जाती है। अंत में ऐसा हो जाता है उसको बंद करो, उसमें तुरंत बाहर आ जाती है। ऐसा लगता है कि उसको पता है कि हाँ दरवाज़ा कैसे खोला जाता है, मुझे खाना कैसे प्राप्त करना है। ठीक, इतना हो गया, ये बार बार क्रिया कराया गया, हमको बता दी है ऑलरेडी पहले ही। अब इसके बाद है थार्नडाइक जो है एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और मैंने आपको बताया कि इनका जो है 1898 ईस्वी में एक पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट, एनिमल इंटेलिजेंस। इसको अपने माइंड में रखना। हर लोगों की एक जो प्रसिद्ध बुक है आपको माइंड में होनी चाहिए। थार्नडाइक का नाम है, तो थार्नडाइक किस पर प्रयोग किया है, इसकी बुक कौन सी, प्रचलित बुक कौन सी है। ठीक, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, 1898 यानी सबसे पहले इन थार्नडाइक ने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह सिद्धांत एनिमल इंटेलिजेंस में प्रतिपादित किया था। ठीक, इस सिद्धांत में भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने 10 दिन तक प्रयोग करते गए, 10 दिन तक प्रयोग किए थे। जो प्रक्रिया हमने 2 मिनट में बताया, इन्होंने इस सिद्धांत को 10 दिन में प्रयोग, 10 दिन लगाए थे। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ याद रखना, एनिमल इंटेलिजेंस क्या है, ये भूखी बिल्ली पर है। उद्दीपक के रूप में क्या है, तो मछली का टुकड़ा, इन्होंने मछली का टुकड़ा जो है उद्दीपक के रूप में इस्तेमाल किया था। उस दीपक स्टिमुलस, और उसके बाद स्टिमुलस को देख करके अनुक्रिया कर रही थी बिल्ली, इसलिए इसको हम SR सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आगे चरण। चरण क्या है? चरण क्या मतलब है कि कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे कैसे बिल्ली सीखी है। तो सबसे पहले उस बिल्ली ने उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किया है। थक हार जाती है, फिर भी वह प्रयास करती रही, बार बार अभ्यास करती रहती है उसको प्राप्त करने के लिए, और उसमें असफलता प्राप्त होती है। असफलता प्राप्त होती है, फिर भी वह प्रयास करता रहता है, रुकता नहीं है, कंटिन्यू प्रयास करता रहता है। लेकिन एक कंडीशन, एक समय ऐसा आ जाता है कि बार बार प्रयास करने से उसके सफलता मिलती है। जब तक वह प्रयास करता रहता है, जब तक कि उसे
सफलता प्राप्त ना हो जाए, यानी मछली का टुकड़ा उसको ना मिल जाए। तो इसका बच्चों पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि अब बच्चे असफल होते हैं तो उसको क्या करना है, उसको डीमोटिवेट नहीं करना है, ऐसे तो असफल होकर के ही सफल होंगे, ऐसे हमको बताना है बच्चों को कि आता है एग्जाम में कैसे बच्चे को मोटिवेट किया जाता है, इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, शिक्षा में क्या उपयोग है थार्मोडाइट का। तो हम लोग पता, इसका यही मतलब होता है प्रयास करो, अभ्यास करो, असफल हो तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो बच्चे भूल जाएंगे उस चीज़ को, असफल जो होगा। लेकिन जब सफलता प्राप्त हो जाती है तो सारी चीज़ भूल जाते हैं और असफल जो होता है उसी को याद रखते हैं। तो याद रखना, जो सफल हो जाते हैं उसी को माइंड में रखा जाता है, और जो असफल होते हैं उसको कोई मतलब नहीं होता है। अब आगे है, हाँ, शिक्षा में उपयोगिता के बारे में। यह बस सिद्धांत बहुत छोटा सा था उन्होंने दिया था। अब सिद्धांत आपके एग्जाम में आएगा बीएड बीटीसी में, तो आपको याद रखना है कि अब कैसे सिद्धांत क्या है। तो हम जान रहे हैं कि सारे सिद्धांत याद नहीं रह पाते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि क्या अब ज़्यादा अभ्यास कौन लोग करते हैं, जो थोड़ा मंद बुद्धि वाले होते हैं, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उस पर अभ्यास हम लोग ज़्यादा कराते हैं। जो थोड़ा अच्छे बालक होते हैं तो एक बार प्रयास कर लेते हैं तो उसको माइंड में आ जाता है, लेकिन लेकिन मंद बुद्धि बालक होते हैं बार बार अभ्यास कराते रहते हैं और उसको भी सीखने के लिए मौका मिलता है। ठीक, यह सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। प्रेरणा किसके लिए? भोजन जहाँ पर भी होता है, भोजन जो होता है प्रेरणा के लिए होता है, प्रेरणा पर बल देता है। सबसे ज़्यादा प्रेरणा पर कौन दिया है? पुनर्बलन पर कौन दिया है? तो स्किनर ने दिया है। पुनर्बलन का पर जोर सबसे ज़्यादा स्किनर ने दिया है और सबसे कम पावलोव ने दिया है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। और यह सिद्धांत क्रमिक रूप से सीखने पर बल देता है। यह सरल से कठिन की ओर सीखना क्रमोत्तर होता है, मतलब सबसे सिंपल से कठिन की ओर हम लोग सीखते जाते हैं। तो सिंपल से शिक्षण सूत्र है। ठीक, इसमें कोई बात नहीं है, ये सारी जगह सारे सिद्धांत में लागू होता है। और आगे है, इस सिद्धांत के द्वारा बालक धैर्य व परिश्रम के गुण विकसित होता है। अगर दरवाज़ा खुलेगा नहीं तो गुस्सा तो आएगी बिल्ली को, या हम लोग किसी को पढ़ा रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को तो गुस्सा तो स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, आप प्राइमरी के जब टीचर बनेंगे तो आपके अंदर धैर्य और परिश्रम दोनों होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं आ रहा है तो आपको में धैर्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको तोड़ दें, पिटाई कर दे, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। सबसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हम प्राइमरी के बच्चे को, जो छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं शिक्षक, उसमें धैर्य की क्षमता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वह उसके लायक है। धैर्य और परिश्रम के गुण विकसित कराते हैं। और आगे, यह सिद्धांत अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, अनुभव है जो जैसे जिसका अनुभव है कि दरवाज़ा कैसे खोला जाएगा, किसी फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में अनुभव जितना होगा वह उतना ज़्यादा सफल होगा, वह उतना ज़्यादा सीख लेगा। ठीक, एकीकृत करके सिखाया जाता है। अब आगे है, पश्च दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। करो व सीखो, यानी करो और सीखने पर बल दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट, करो और सीखो पर बल दिया है। ये बस माइंड में रखना, करो और सीखने, करके सीखने पर जोर दिया गया है। ठीक, और आगे है, यह सिद्धांत विभिन्न प्रकार के कौशल, भाई कौशल का मतलब होता है जहाँ हम अपने शारीरिक एक्टिविटी का करेंगे तो वहाँ पर बाहर निकालना है बिल्ली को, तो सारे कौशल का ही प्रयोग कर रहा है। दौड़ना होगा, कोई गेम करना है, लिखना है, टीचिंग कराना है, कोई भी स्किल को हम करते हैं तो यहाँ पर प्रयास बार बार करने से, आप लोग माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाए होंगे, पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पर बार बार एक एक करके स्किल को दिया गया है। उसके बाद आपको बार बार पढ़ाने को दिया गया है। 40 लेसन प्लान बनाओ और उसको प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि यह इस सिद्धांत का सपोर्ट करता है कि ऐसा करने से ही परिपक्वता, मैच्योरिटी आती है और स्किल हमारा डेवलप होता है। और यह स्व अधिगम द्वारा सीखने पर बल दिया है। वह अपन उसको कोई सिखाया नहीं है, बल्कि वह खुद, उसकी आवश्यकता है इसलिए वह सीख रहा है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। इतना इस वीडियो में इतना बहुत है। इतने सिद्धांत को हमने पढ़ लिया, सिद्धांत क्या है और इसके थार्मोडाइट के नियम और सिद्धांत। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।